कश्मीर एग्जामिनर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दलीप पंटा जी। एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, सियासत के बारे में, कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई सियासत में, इन्होंने कदम कैसे रखा और कैसे जो है इनकी जर्नी जो है शुरू हुई सियासत में खासकर। दलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। कैसे आपकी शुरुआत जो है वो सियासत में हुई और कैसे आपने सोचा मुझे सियासत में जाना चाहिए? एक्चुअली मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे बेटे को 2019 में कश्मीर में मारा गया था। ओके। 5 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते। दे आर हाईली अप्रोच, मतलब जिनका बड़ा अप्रोच है सोसाइटी में, इनफैक्ट गवर्नमेंट में। तो 5 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते। मैं इनफैक्ट मतलब बॉटम टू टॉप, मतलब प्रधानमंत्री तक को मैंने लिखा, होम मिनिस्ट्री तक को मैंने लिखा, बट आई वॉज नॉट हर्ड। इवन की गवर्नमेंट के हर एक कॉर्नर में पता है कि ये डबल मर्डर है, लेकिन गवर्नमेंट में आज तक किसी ने उस चीज की तहकीकात नहीं करवाई, फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतना लड़के भी मेरे को हासिल कुछ नहीं हुआ, मेरे जैसे दिलीप पंटा कितने होंगे जम्मू कश्मीर में, क्यों ना मैं उनकी आवाज बनूं। तो दैट इज वाई कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, ताकि मैं उन लोगों की आवाज बनूं, उन बेसहारा लोगों की आवाज बनूं जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका एक पुलिस वाला भी धक्के मार के थाने से बाहर निकालता है। इनफैक्ट मैं होम सेक्रेटरी के पास गया, मैं एलजी के पास गया, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के पास गया दिल्ली में 3 बार। मैं होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मिला, बट वो लोग इतने पावरफुल थे, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये निकला, मुझे मजबूरन एक ऐसा कदम उठाना पड़ा कि जो मतलब सुसाइड था। फॉर मी इट वॉज एन सुसाइड, बट आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर दोज पीपल हु आर नॉट heard in the system since last 35 years. तो यही एक रीजन था कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। दिलीप जी, सियासत में आने से पहले क्या करते थे? मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस चल रहा था मेरा। बट 2019 के बाद जो मेरी उसमें लाइफ में एक वैक्यूम भरा गया, तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। तो मैं जब कश्मीर जाता था कोर्ट केस अटेंड करने के लिए, तो वहां मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो फॉर मी, मतलब जो खुदा जानता है हकीकत क्या थी। फॉर मी आई थिंक दे वर इनोसेंट्स, एंड इनोसेंट्स वर बुक्ड अंडर एनडीपीएस, अंडर 302, अंडर पोटा, अंडर टाडा। तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उस सिस्टम के ऊपर आज एक बड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो एक पैरेलल सिस्टम पिछले 35 साल से चल रहा था। आज ऑन डेट आप देख सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम चलाने वाले हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने 35 साल पहले एक जंग शुरू की थी। उस जंग की आड़ में उन्होंने अपने जितने भी उनके चाहते थे, जितने भी उनके सगे संबंधी थे, उनको नौकरी में लगा दिया। तो हाउ कैन ए कॉमन पर्सन एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम दैट पर्सन जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं? मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में हमारे सिस्टम पे, बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि मैं आपको आपकी फाइल दिखाऊंगा, देयर आर 2985 पेजेस। उसमें 3 पेज ऐसे हैं जो बिफोर मैन एंड गॉड है, जो सिस्टम में ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार से भर्ती हुए हैं। वैसे भी हमारे सिस्टम में लोग हैं जिनकी वजह से हमारा सिस्टम चल रहा है, एंड उन लोगों को मैं अपने दिल से मुबारकबाद देता हूं और बहुत बड़ा सैल्यूट करता हूं उन लोगों को कि उन्होंने अपनी जज्बात, अपनी ईमानदारी को आज तक कायम रखा है। दिलीप जी, आप मुझे बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकारों ने नाइंसाफी की है, यहाँ पर उन लोगों को जो है पीड़ित किया गया, कश्मीर से निकाला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर खासकर इल्जाम लगता है। आप भी जो है अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया? आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी, अब आगे आप सोचते कि उसने कश्मीरी पंडित के लिए क्या किया होगा। आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी, यस।
बीजेपी हुकूमत में भी आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। बीजेपी के में मतलब बॉटम से टॉप तक गया। व्हाट इज द आउटकम? आज भी मुझे कोर्ट में बोलना पड़ता है, मैंने को 511 में एप्लीकेशन करनी पड़ी कि मैं बच्चे का बाप हूं, मेरी भी सुनवाई सुनी जाए, बट टिल डेट मेरा आज तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। रहा सवाल एनसी का, एनसीबी ने आज तक कुछ नहीं किया। एनसीबी ने आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी कोई पार्टी है नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने कश्मीरी पंडित के लिए आज तक कुछ किया होगा। अपवाद के रूप में मुझे ये बताइए, किस पार्टी ने आज तक कश्मीरी पंडित के 4 बच्चों को नौकरी लगवाया? 2008 में एक पीएम पैकेज डिक्लेयर हुआ था जिसमें 6000 लोग लगाने थे, ठीक है। आज तक वो पीएम पैकेज इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 6000 लोग इनसे नौकरी नहीं लगे, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे एनसी की हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। क्यों? कश्मीरी पंडित इज नॉट एन वोट बैंक। कश्मीरी पंडित, बट कश्मीरी पंडित का वोट जो भी असेंबली इलेक्शन हुआ, दैट वाज एन डिसाइडिंग फैक्टर। आप देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में सज्जाद गनी लोन की जमानत कश्मीरी पंडित के वोट से बच गई, कश्मीरी पंडित के वोट से बच गई। आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि कश्मीरी पंडित का जो वोट था, दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। उस कश्मीरी पंडित के वोट से कुछ लोगों ने जीता, तो दैट मीन्स वी एग्जिस्ट समवेयर। अगर इन पॉलिटिशियनों को ये लग रहा है कि कश्मीरी पंडित वोट बैंक नहीं है, बट हाँ, हम वोट बैंक नहीं है, मगर हम उस वोट में, हमारे उस वोट में भी इतनी ताकत है कि कोई हार भी सकता है और कोई जीत भी सकता है। उतनी ताकत हमारे वोट में आज भी है। नंबर 2, क्या दिलीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिन लोगों का वोट बैंक जो है मुल्क में नहीं है, क्या उन लोगों की सुनवाई कहीं पर नहीं होनी चाहिए, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? फॉर मी माइट इज राइट, फॉर अवर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी माइट इज राइट। इवन कि हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उसने एनसी को भी डाला है, उसने पीडीपी को भी डाला, उसने इंजीनियर रशीद की पार्टी को भी डाला, इनफैक्ट जमात इस्लामी को भी कश्मीरी पंडित का वोट पड़ा है। अगर आपको चाहिए मैं आपको डाटा बैंक दिखाता हूँ। जमात इस्लामी वालों को भी कश्मीरी पंडित का वोट पड़ा है। दैट वाज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। जमात इस्लामी वाला नहीं जीता, बट वोट डाला। कश्मीरी पंडित एक ऐसा सेक्युलर कौम है, कश्मीरी पंडित एक ऐसा सेक्युलर कौम है जिसने आज तक अपवाद के रूप में मुर्गा तक नहीं काटा होगा। बेड़ो इंसान की तो बहुत दूर की बात है। उस मतलब जो एक सेक्युलर कौम है, जो उस मतलब क्या बताऊं मैं, एक अहिंसा, देखो जो महात्मा गांधी ने बोला था अहिंसा, कि भाई आप एक इधर से मारोगे तो यहाँ से 4 पकड़ो, हिंसा के पुजारी। यस, तो वही कौम है हमारी कश्मीरी पंडित कौम। हम कभी भी वायलेंस पे बिलीव नहीं करते हैं, बट हमें मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप वायलेंस करो, हमें मजबूर किया जा रहा है। 35 साल हो गए, 35 साल हो गए। आपने भी, आप भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते होंगे, आपने भी देखे होंगे हमारे कितने बड़े बड़े मकान थे। क्या हम उन टेंटों के लायक थे जिन टेंटों में हमने 12 साल निकाले? जिन टेंटों में हमने 12 साल निकाले, क्या हम उस 1 रूम टेनामेंट के काबिल थे जिस एक रूम में 8-8, 10-10 लोग सोते थे? जबकि कश्मीर में हमारे पास 12-12, 13-13, 15-15 कमरे होते थे, अपने मकान होते थे, वो भी हमें कम पड़ते थे। और यहाँ पे हमने किन मिजरीज में वो दिन निकाले, वो हमने देखे हैं। अभी 1984 में राइट्स हो गए, 1984 में राइट्स हो गए दिल्ली में, सिख राइट्स। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, सिख राइट्स हुए थे। 2002 में गोधरा की राइट्स हुई थी गुजरात में, ठीक है। अगर वो विक्टिम है तो कश्मीरी पंडित क्या है? अगर वो विक्टिम है तो कश्मीरी पंडित क्या है? क्योंकि आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट निकलती है तो वहां पे रिजर्वेशन है फॉर 1984 सिख राइट्स एंड 2002 गोधरा राइट्स, ठीक है। तो बीच में 90 क्यों छोड़ा इन्होंने? बीच में 90 क्यों छोड़ा इन्होंने? क्या मैं भारतीय संविधान को नहीं मानता हूं? मेरे जैसे कश्मीरी पंडित जैसा पैट्रियट कोई हो नहीं सकता है। क्या मैं भारतीय संविधान को नहीं मानता हूं? क्या मैं भारतीय पार्लियामेंट को नहीं मानता हूं? आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्या मैं उनको नहीं मानता हूं? बिल्कुल मानता हूं।
मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे देश के बॉस है, मुझे मानना है उनको। वो मेरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि मुझे उनका अपना प्रधानमंत्री मानना है। लेकिन मैं उस प्रधानमंत्री से भी एक उपेक्षा करता हूं। अगर हम आपके बच्चे हैं तो आप एक आंख में सुरमा क्यों लगाते हो, दूसरी आंख को बंद क्यों करते हो? क्योंकि हम भी, मोदी जी, हम भी आप ही के बच्चे, हम भी आप ही के देशवासी हैं, हम भी आप ही के रिजीम में रहते हैं। हमें भी इंसाफ दे दो ना। हम कब तक विस्थापित रहेंगे? आज मैं लिख रहा हूं, एट प्रेजेंट मैं जखनी में वोट डाल रहा हूं, मैं बूटानगर में वोट डाल रहा हूं, मैं जम्मू में वोट डाल रहा हूं। कहां के लिए डाल रहा हूं? मैं कश्मीर के लिए, जहां मैं रहता ही नहीं हूं, जहां मैं रहता ही नहीं हूं। अब वहां का कोई भी एमएलए जीत के आएगा, उसके सीडीएफ फंड से मेरे को एक पैसा नहीं मिलेगा। राइट, क्योंकि आप कश्मीर में रहते हैं। मैं कश्मीर में रहता ही नहीं हूं। तो जब मैं कश्मीर में नहीं रहता हूं तो मेरे लिए आप एक अलग सीट रिजर्व कीजिए। मेरे लिए आप एक अलग सीट रिजर्व कीजिए फॉर कश्मीरी पंडितस, जो अपना वोट कास्ट करेंगे जम्मू में। उसके लिए आप मेरी एक अलग से सीट रिजर्व कीजिए। ठीक है, ये मेरी पुरजोर मांग है, ये मतलब लॉजिकल मांग है, इसमें कोई गलत है ही नहीं। क्योंकि आज आप देखिए, ये 1.5 लाख वोट पड़े हैं कश्मीरियों के, जो कश्मीर में पड़े हैं, जो भी असेंबली इलेक्शन हुए हैं, 1.5 लाख वोट पड़े हैं। उस 1.5 लाख वोटों का फायदा क्या मिला मुझे? मेरा एमएलए मेरी कोई मिजरेज नहीं दूर कर सकता। मेरा एमएलए अपने सीडीएफ फंड से मेरी कॉलोनी में 5 पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो मेरे वोट डालने का हक क्या है? मैं वहां लड़ा क्यों भाई? मैं भी कश्मीर का रहने वाला हूं, मेरा बर्थ भी यही हुआ, मेरा शजरी नसब, मेरी जमीन में भी अभी यहीं का इंतकाल में मेरा नाम है। आई एम रेजिडेंट ऑफ कश्मीर। दिलीप जी ने स्टडी भी कश्मीर से की है। मैंने कश्मीर से स्टडी की है, मैंने कश्मीर से स्टडी की है। इनफैक्ट जो मेरी सर्टिफिकेट है सब पूरी कश्मीर से है। ठीक है, अगर मेरी बर्थ प्लेस वहां पे, अगर मैंने पढ़ा वहां पे, अगर मैंने बढ़ा वहां पे, तो मेरी मरने की जगह कहाँ है? दिलीप जी ने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। मैं अंडर ग्रेजुएट। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी से आज ये बोलना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब एक डायनामिक यंग लीडर है। उमर साहब, एक छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स छोड़ दो, एक ह्यूमनिटी पे आ जाओ, एक ह्यूमनिटी पे आ जाओ। खुदा के वास्ते, आप भी एक इंसान हो, हम भी इंसान हैं। कल उसके नौनिहाल 2 बच्चे में, जब मैं असेंबली में देख रहा था, तो कितने हसीन बच्चे हैं, कितने खुदा ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। खुदा ना करे तो किसी बच्चे में पैर में कांटा चुभ जाए, कितना दर्द होगा? उमर साहब, आपको कितना दर्द होगा? उसी दर्द की मैं आज कहानी आपको बोल रहा हूं। 5 साल से वो कांटा मेरे दिल में चुभा हुआ है। इंसाफ नहीं मिला। अभी सरकार से कोई उम्मीद है? उम्मीदों के सहारे तो जी रहे हैं। जब भी उम्मीद है तभी तो हम उमर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उमर साहब एक अलग मेंटलिटी के इंसान है, फारूक साहब अलग मेंटलिटी के इंसान है। उमर साहब एक जोश भरा हुआ है। आई होप कि उमर साहब कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये वक्त बताएगा। नंबर 2, जो हमारे कश्मीरी पंडित है, 18,000 फैमिलीज का रिलीफ एंड राशन दिल्ली में बंद है। क्यों बंद है? 18,000 फैमिलीज का रिलीफ और राशन दिल्ली में बंद है। क्यों बंद है? अगर वो 35वां माइग्रेंट, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो आज उनका रिलीफ क्यों बंद किया गया भाई? क्या वो इंसान नहीं है? दिल्ली में इतनी महंगाई में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और आपने उनको 10 महीने से भूखे रखा है। दिलीप जी, जब से आपके साथ ये हादसा हुआ, आपके बेटे को जब मारा गया, उसके बाद आप कश्मीरी मुसलमान के लिए खासकर क्या सोच रखते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला, एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट। अगर मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी जिंदा हूं, उसका क्रेडिट एक मुस्लिम को जाता है। कैसे? उसका क्रेडिट एक मुस्लिम को जाता है जिसने अपनी सर्विस को सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। आई ट्रीट हिम नेक्स्ट ऑफ माई गॉड। यस, मैंने उसका फोटो अपने मंदिर में लगा के रखा है। जो मेरा एडवोकेट है,
जो मेरा केस लड़ रहा है उसने 5 पैसे नहीं लिए, तो क्या उसको मैं टेररिस्ट मानूं? क्या वो ह्यूमन नहीं है? क्या वो ह्यूमन नहीं है? देखो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरी कश्मीरियत पे एक दाग लगा है। हम उसी के लिए निकले थे, वो कश्मीरियत को वापस लाने के लिए। आज की डेट में मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जो मुस्लिम मेरे फ्रेंड्स है। आज सवेरे मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ऐसे मजाक मजाक में उनको गालियां दे रहा था। मैंने तुम लोगों ने कश्मीर को ऐसे किया। यार मैंने किया, मैं थोड़ी था यार, जो थे उनको। मगर हमें एक ऐसा कुछ बनाना है ताकि हम हिंदू मुस्लिम, जो हमारा भाईचारा था, जो कश्मीरियत थी, जो हमारा वो प्यार था। जब मैं छोटा था तो एक कश्मीर की मतलब मेरे गांव की एक मुस्लिम लेडी थी, उसका नाम था साजा। वो मेरे को अपने ब्रेस्ट का दूध पिलाती थी। तो क्या वो टेररिस्ट है मेरे लिए? नहीं नहीं, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन बस उसको क्या करना है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। अच्छा दिलीप जी, आप मुझे बताइए, जब आप 89 में वहां से निकले थे, तो आपने कभी ये सोचा था कि हम जो है अभी कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, वापस हम जरूर आएंगे? और जब यहाँ आप पहुंचे, यहाँ जो आपके साथ हुआ, आपको लगा कि हमने गलती कर दी? देखिए, जो 89 में हमारे साथ हुआ था, क्योंकि वहां पे जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वो बड़ी कम थी। दैट वाज 0.1%। ठीक है, 4-5 लाख लोग थे। ठीक है, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतना टाइम लगेगा अपने घर वापस आने के लिए। यस, जब हम यहाँ पहुंचे तो हम जम्मू के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें छपने के लिए जगह दी। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू जम्मू पीपल। ठीक है, लेकिन आज तक न हम एक हो गए, ना हम कश्मीर के साथ एक हो गए, ना हम जम्मू के साथ एक हो गए। अभी भी हम, हमारी अलग पहचान है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित हमारी भी आज की पहचान है। हमने इंटरकास्ट मैरिज की है। मतलब पहचान आपकी अभी भी कश्मीर से ही? पहचान अभी हमारी कश्मीर से ही है। हमको जम्मू वाले पंडित नहीं बोल रहे हैं, हमको कश्मीरी पंडित। ठीक है, हमको आज भी कश्मीरी पंडित बोल रहे हैं। तो कश्मीरी पंडित एक ऐसी इंटेलेक्चुअल कौन थी, एक मतलब पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी पंडित ऐसा ब्राह्मण माना जाता है जिसको पूरे वर्ल्ड के ब्राह्मण पूछते हैं, ठीक है, तो आज उस कश्मीरी पंडित की ये दुर्दशा है कि वो अपने घर नहीं जा सकता, वो अपने खेत खलिहान नहीं ये कर सकता है। आप देखिए, जब मतलब कितने हमारे भाई बहन थे, जब हम कश्मीर से जम्मू आए, किसी के पास सोने के लिए बिस्तरा नहीं था, खाने के लिए बर्तन नहीं था, कुछ नहीं था। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी तो करनी है, बच्चों की शादी तो है नहीं कुछ। यहाँ से यहाँ जब हम आए तो क्योंकि उन दिनों बैंक अकाउंट भी नहीं थे किसी के पास में, उन दिनों बैंक अकाउंट भी किसके पास नहीं थे। अब किसी ने लाया होगा 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, जो भी उसके मतलब उस टाइम अमाउंट था अवेलेबल, वो कब तक उसमें सर्वाइव करता है, वो कब तक उसे। अब उसने क्या किया, अपनी जमीन बेची। वो जमीन जो करोड़ की जमीन थी वो कोड़ियों के दाव बेची, मजबूरी। वो कोड़ी के भाव बेची। ठीक है, क्यों? उसकी मजबूरी थी, उसको बच्चे की शादी करनी थी, उसको बेटी की शादी करनी थी। ठीक है, हर एक बाप यही चाहता कि मेरी बेटी की या बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हो। तो उन्होंने अपनी जमीन बेची। अच्छा, कुछ जमीनों पे ऐसे नाजायज कब्जा हुआ, कुछ मकानों पे ऐसे ये हो गया। ठीक है, दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। जब उन दिनों मकान जलाए गए, जब उन दिनों कश्मीरी पंडितों के मकान जलाए गए, ठीक है, उसमें एक एक्सग्रेशिया इन्होंने फिक्स किया। भाई किसी को 1 लाख रुपया, किसी को 1.5 लाख रुपया, किसी को 2 लाख रुपया। तो उस एक्सग्रेशिया का 50% उन्होंने रिलीज किया। बोला 50% बाद में मिलेगा। कब मिलेगा वो आज तक पता नहीं है, वो दिन कब आएगा। मैं आपके माध्यम से उमर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो एक्सग्रेशिया है उसको रीएवेल्युएट किया जाए, आज की रेट के हिसाब से उसको रीएवेल्युएट किया जाए, और उस एक्सग्रेशिया को उन जो मतलब मुतासिर बंदे हैं उनके वो दिया जाए। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूंगा दिलीप जी, जम्मू कश्मीर में सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई है, आपको क्या लगता है अभी ज्यादा पावरफुल एलजी है या फिर उमर अब्दुल्ला साहब? सर, मैंने सुना था आज तक कि हर एक मर्द 2-3 औरतों के साथ शादी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि औरत एक है और मर्द 4 है। अब कौन ज्यादा पावरफुल है, वो औरत उसके पास होगी। औरत कौन है? हमारी जम्मू कश्मीर। मर्द कौन है?
एक तरफ से हमारे उमर साहब है, एक तरफ से हमारे एलजी साहब है, एक तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब है, एक तरफ से हमारे पीएम साहब है। ठीक है, अब इनमें अपनी पावर कौन यूटिलाइज करेगा वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। क्योंकि देखो यूटी की गवर्नमेंट हमेशा अंडर ही रहती है, अंडर ही रहती है, क्योंकि बस कोई पावर है नहीं। ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, एलजी के पास जाएगा, एलजी को अच्छा लगा तो अप्रूव कर दिया, नहीं लगा तो नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे कि जो खासकर जेएंडके में जो 2 पावर बैंक बन गए हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खतरनाक चीज बनने वाली है। ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। क्यों? उसको उसकी नहीं पड़ेगी, इसको इसकी नहीं पड़ेगी। खैर, मेरा एक सुझाव है कि अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो हो सकता है जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल रहे, जम्मू कश्मीर की यूथ का भविष्य उज्जवल रहे। क्योंकि मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं देख रहा था, अकड़ एक जगह, पहलगाम के पास एक अकड़ जगह है, ट्रिपल एमए था वो लगा, ट्रिपल एमए था, वो मुर्गे काट रहा था, वो मुर्गे काट रहा था। मेरे गांव का जो नंबरदार है वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट है, मिला के उसको नंबरदारी। मैं आज एलजी प्रशासन से, उमर प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे ऐसे मतलब स्कीम्स खड़े करो ताकि जो हमारा यूथ है वो भटक न जाए, उसको कहीं पे आप एंगेज करो ताकि उसको रोजगार मिल जाए, उसके घर का सर्वाइवल हो जाए। ठीक है, क्योंकि जिस बूढ़े बाप ने उस मिजरीज में उस बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे को पढ़ाया, ग्रेजुएट कराया, पोस्ट ग्रेजुएशन कराई, क्या क्या कराया, कहाँ कहाँ से उसने पढ़ा, लास्ट में उसको मिलता है क्या है? धक्के। ठीक है, मेरी एक रिक्वेस्ट है उमर प्रशासन से और एलजी प्रशासन से कि आप एक ऐसा ड्राइव निकालो। देखो, पुलिस में पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? तो पुलिस में भर्ती शुरू करो। आप सीआरपी की 2-3 बटालियन और खड़ी कर दो, आईटीबीपी की 1-2 बटालियन खड़ी कर दो, ताकि जो यहाँ पे जो बेरोजगार युवक है, जो बेरोजगार नौजवान है, उसको रोजगार मिल जाए और उसका अटेंशन उस तरफ न जाए, उस डिस्ट्रक्शन की तरफ न जाए, वो एक कंस्ट्रक्टिव नेशन की तरफ जाए ताकि वो अपने नेशन को अच्छी तरह से कनेक्ट करे। नंबर 1 लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि हम कश्मीरी पंडित है, ज्यादा नहीं है अभी, 1-1.5 लाख बच गए हैं, 1-1.5 लाख बच गए। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे यूथ थे जब 90 में भाग गए, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, ठीक है, उनको आज तक जॉब नहीं मिला, उनको 1 टाइम कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो भी अपना सर्वाइवल कहीं से कर सके। और एक और रिक्रूटमेंट ड्राइव जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चलाए, बैंकों में हो, रेलवे में हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में, तो एक और 5,000 का पैकेज एक और अनाउंसमेंट किया जाए ताकि जो अभी बच्चे कुछ मतलब कुछ जो हमारे दर्दनाक जो मतलब जो बेचारे, मतलब मैं बेचारा कहूंगा, क्योंकि आप एक बार जक्की आइए, आप एक बार जक्की आएगा, आप देखिए वो बेचारा है कि वो बेसहारा है, क्या है वो। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार जक्की आ जाना, कैंपों में आ जाना, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी जीने का एक मौका मिल जाए, वो उनको भी लगे कि हाँ भाई, हम हिंदुस्तान, हम उस भारत के रहने वाले हैं, हम उस भारत के वासी हैं जिस भारत में गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, सतलुज भी बहती है। ठीक है, और मतलब जिस भारत में हमारे बहुत बड़े बड़े मठ है, बहुत बड़े बड़े पंडाल है, बहुत बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स है, उनको भी लगे कि नहीं भाई, हम भी भारतीय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने तमाम तर बातें जो है वो तफसील में बताई हैं और इन्होंने अपना दुख भी बताया कि कैसे इन्हें जो है वो 5 साल तक एक केस में जो है वो इंसाफ नहीं मिला, इनकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। बहरहाल हमारे भी जम्मू कश्मीर हुकूमत से ये गुजारिश है कि दिलीप पंडित जी के इस मसले को जो है वो सुना जाए ताकि इन्हें भी जो है वो इंसाफ मिल सके। देखते रहिए कश्मीर एग्जामिनर जम्मू से शहजाद नाइक।